हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। मैं हूं शमी कुमार और आज के इस लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर। अब वेक्टर जो है बेसिकली मैथ्स का पार्ट होता है, बट फिजिक्स में काफी इसकी इंपॉर्टेंस है और काफी जरूरत पड़ता है, इसलिए हमें वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं मैथ्स जो होता है वो फिजिक्स का लैंग्वेज होता है। अगर हमें मैथ्स की अच्छी जानकारी है तो मैथ्स के टर्म को फिजिक्स में अप्लाई कर हम फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। मैथ्स का पार्ट जो हमेशा फिजिक्स में यूज होते रहता है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये वो पार्ट्स हैं जो फिजिक्स में हमेशा यूज होते रहते हैं। जब जिस पार्ट्स का जरूरत पड़ेगा तब उस पार्ट्स को हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर के बारे में, वेक्टर के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर और काइंड्स ऑफ वेक्टर। तो शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज तीन टाइप के होते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर भी होता है, बट टेंसर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटीज दो फिजिकल क्वांटिटीज होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर। तो स्केलर के पास हमारा मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एग्जांपल, स्पीड, डिस्टेंस, मास, एनर्जी, etc। मान लेते हैं हमारा दिया हुआ है मास दिया हुआ है 5 kg। तो मास का डायरेक्शन इसमें नहीं है, तो ये जो 5 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। और जो केजी है वो यूनिट ऑफ मास। दो सेम नेचर के स्केलर्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा दो मास दिया हुआ है, m1 इक्वल टू 5 kg एंड m2 इक्वल टू 2 kg। तो टोटल मास हमारा हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। तो यहाँ पे 5 kg प्लस 2 kg 7 kg। m1 और m2 सेम नेचर के हैं, इसलिए हम लोग सेम नेचर के स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं वेक्टर पे। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसको कंप्लीट डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो ऐसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, बोथ। एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं हमारा दिया हुआ है वेलोसिटी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो 3 मीटर पर सेकेंड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमें बताता है कि जो बॉडी है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी में डायरेक्शन नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट डिफिनीशन हुआ। कंप्लीट डिफिनीशन होने के लिए वेलोसिटी में
हम लोग का डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। इस वेलोसिटी में हम लोग का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये हमारा वेलोसिटी कंप्लीट डिफाइन करता है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब एक और एग्जांपल पे कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि मोहन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया। मोहन पॉइंट ए से बी तक मूव किया 3 मीटर डिस्टेंस, और फिर बी से सी तक मूव किया 4 मीटर डिस्टेंस। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट मीन्स रिजल्टेंट मीन्स ए बी को ऐड करेंगे और बी सी वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे रिजल्टेंट हुआ हमारा 3 मीटर प्लस 4 मीटर 7 मीटर। एक और केस कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि मोहन जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया जो 3 मीटर डिस्टेंस है। फिर पॉइंट बी से वापस ए की तरफ 4 मीटर मूव किया, 4 मीटर पॉइंट सी तक मूव किया। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट मीन्स दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा कितना होगा? बट ये सही नहीं है। एक और केस कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं मोहन पॉइंट ए से बी तक गया 3 मीटर, फिर बी से गया सी तक 4 मीटर। तो इनिशियल पॉइंट ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं तो आता है हमारा 5 मीटर। इच कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं, बट हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग वेक्टर को जब भी ऐड करते हैं वो हम लोग ट्रायंगल रूल से ऐड कर सकते हैं या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो वेक्टर है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा वेक्टर के बीच का एंगल हो गया है 180 डिग्री, इसमें हो गया है 0 डिग्री और इसमें 90 डिग्री। इसलिए जो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है वो थीटा पे डिपेंड करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग एरो के साथ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा OA वेक्टर है, OA वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर को हम मान लेते हैं A वेक्टर। जो OA वेक्टर का रियर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हेड, और जो बैक पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग टेल। और एरो का जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो OA हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, OA हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग किसी सिंबल के ऊपर एरो बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे BC
और किसी लेटर के ऊपर भी एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर। और जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, उसको हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी को ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको वेक्टर ए को लिखना है, तो वेक्टर ए को हम लोग लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हम लोग कभी कभी वेक्टर को बोल्ड लेटर में भी लिखते हैं। जैसे वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए बी बी सी, ये भी हमारा हुआ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग वेक्टर को जैसे मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखे हुए हैं मॉडुलस ऑफ ए, इसको कभी कभी हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को कभी कभी लिखते हैं ओनली ए, मीन्स ए के ऊपर एरो नहीं है फिर भी हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं हमारा कार्टेशियन डायरेक्शन। कार्टेशियन डायरेक्शन में हमारा अब देखते हैं हमारा कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में हमारा इस साइड होता है ईस्ट, इस साइड होता है वेस्ट, इस साइड होता है नॉर्थ और इस साइड होता है साउथ। तो मान लेते हैं 5 न्यूटन फोर्स को हम लोग को कार्टेशियन डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है, जिसका डायरेक्शन है 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट। F इक्वल टू 5 न्यूटन, 5 न्यूटन जिस एंड एंगल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हो रहा हो यहाँ पे होगा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एंगल बनाएगा। तो मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर हो गया। एक सिंपल स्केल के लिए हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा फोर्स का 5 न्यूटन, 5 न्यूटन हो जाएगा। ये हो गया हमारा 5 न्यूटन। डायरेक्शन हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ऐसे और भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लेते हैं हमारा रेंडमली कोई वेक्टर दिया हुआ है 2, ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ। तो हम लोग एंगल बिटवीन फाइंड करना है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड बी के टेल को हम लोग कंसाइड कर देंगे और जो मिनिमम एंगल वेक्टर ए और बी के बीच बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो मान लेते हैं हम बी को ज्यों का त्यों रख के, बी को ज्यों का त्यों, जिसका मैग्नीट्यूड सेम ही है, बी को हम लोग ज्यों का त्यों रखते हैं। अब ई वेक्टर को बी के टेल से सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो सेम है ये वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच का शॉर्ट एंगल हो गया ये थीटा।
अब कोई कोई कहेगा स्टूडेंट्स कि हम ए को उसके जगह पे रख के बी को हम लोग ए के टेल से ड्रा करेंगे, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया वेक्टर ए हो गया, और वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का ड्रा कर लेते हैं, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब हमारा दिया हुआ, अब एक और कंडीशन केस देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर हो गया वेक्टर ए हो गया, और ये हमारा वेक्टर हो गया वेक्टर बी हो गया। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको भी सिंपल है फाइंड करना। मान लेते हैं कि ए वेक्टर हम लोग ये हो गया, और वेक्टर बी को हम लोग ए के टेल से सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में ड्रा कर लेते हैं। तो ये हो गया वेक्टर ए के टेल से हम लोग वेक्टर बी को सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में ड्रा कर लिए। इसको ऐसे भी और ड्रा कर सकते हैं। मान लेते हैं वेक्टर बी को हम लोग ज्यों का त्यों रखे, और वेक्टर बी के टेल से वेक्टर ए का ड्रॉ कर दिए, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। ये हो गया हमारा थीटा। तो कैसे हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करते हैं समझ गए। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना लेते। 3 वेक्टर्स A, B and C are saw in given figure. Find angle between पहला A and B, दूसरा B and C, और तीसरा A and C। तो हमारा वेक्टर दिया हुआ है एक्स एक्सिस से वेक्टर A 30 डिग्री एंगल बना रहा है, वेक्टर B एक्स एक्सिस से 30 डिग्री डाउनवर्ड एंगल बना रहा है, और वेक्टर C एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप सबको पहला क्या करना पड़ेगा, पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए एंड बी के टेल को कंसाइड करेंगे, टेल को एक साइड करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा दिया हुआ है एक्स एक्सिस, ये हमारा दिया हुआ है एक्स एक्सिस, और वेक्टर ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा बी। ये बी जो एंगल है वो भी 30 डिग्री बना रहा है, और ए भी 30 डिग्री में बना रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों एंगल के बीच का जो एंगल होगा वो दोनों एंगल का सम होगा। तो एंगल बिटवीन ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बी एंड सी। तो हमारा ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस से बी जो है वो कितना डिग्री एंगल मेट कर रहा है, 30 डिग्री, और जो एंगल सी है वो 45 डिग्री एंगल मेट कर रहा है।
ये हमारा हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमारा जो एंगल, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी। तो वेक्टर ए बी और सी के बीच का जो एंगल है वो यही ना एंगल है, ये वाला एंगल। तो हमारा एंगल बिटवीन बी एंड वेक्टर सी इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री मीन्स 15 डिग्री। अब 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए एंड सी, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, वेक्टर ए है वो सॉल्यूशन 3, वेक्टर ए है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, और वेक्टर सी जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी के बीच का हो जाएगा, ए एंड सी के बीच का हो जाएगा 30 प्लस 45 डिग्री, 75 डिग्री। अब हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला होता है नेगेटिव वेक्टर। मान लेते हैं 2 वेक्टर हम लोग का दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन है। तो अब यदि किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, बट डायरेक्शन क्या है, ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन से निगेटिव है। इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं और नेगेटिव वेक्टर। मान लेते हैं ये हमारा हो गया ए वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का, अगर इसके अपोजिट वेक्टर बी, तो हम लोग वेक्टर बी को बोलेंगे वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में नेगेटिव वेक्टर। अब आता है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है इक्वल वेक्टर। 2 या 2 से अधिक वेक्टर को कब इक्वल कहेंगे, जब सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मान लेते हैं हमारा वेक्टर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। सारे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। और सारे वेक्टर का जो डायरेक्शन भी है वो सेम है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। इस टाइप के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, 2 वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर तब कहेंगे जब दूसरे वेक्टर को
पहले वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारा दिया हुआ है पहला वेक्टर 2 मीटर, 2 मीटर दिया हुआ है OA, इक्वल टू 2 मीटर ईस्ट। और दूसरा वेक्टर हमारा दिया हुआ है 6 मीटर ईस्ट, वेक्टर B दिया हुआ है 6 मीटर ईस्ट। तो दूसरा वेक्टर को पहले वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे B हमारा दिया हुआ है 6 मीटर टुवर्ड ईस्ट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये वाले टर्म को हम लोग लिख लेंगे वेक्टर A। तो B जो हमारा वेक्टर हो गया 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर A। इस टाइप के हम लोग वेक्टर को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, जिसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर A इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। इसमें हम लोग का क्या होता है, जो यूनिट डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। वेक्टर A और B का यूनिट डायरेक्शन है वो सेम है, बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल, 2 या 2 से अधिक वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर तब कहेंगे जब सारे वेक्टर एक पॉइंट से निकल रहे होंगे। मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट हो गया P, पॉइंट P से मेनी वेक्टर ऑरिजिनेट हो रहा है। ये हमारा हो गया वेक्टर A, ये हमारा हो गया वेक्टर B, ये हमारा हो गया वेक्टर C, ये हमारा हो गया वेक्टर D, ये हमारा हो गया वेक्टर F। सारे वेक्टर का डिफरेंट डायरेक्शन है, बट इनिशियल पॉइंट सेम है। ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर A B C D E जो है वो को इनिशियल वेक्टर है, जिसका इनिशियल पॉइंट P है। अब कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। 2 या 2 से अधिक वेक्टर जब किसी प्लेन में लाई करते हैं और प्लेन के पैरेलल हो, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। मान ले हमारा बोर्ड एक प्लेन है और ये हमारा मार्कर दोनों 2 वेक्टर है, ठीक। ये जो हमारा वेक्टर है ये ब्लू वाला और ग्रीन वाला, दोनों वेक्टर प्लेन में लाई कर रहे हैं, दोनों वेक्टर प्लेन में लाई कर रहे हैं बोर्ड के, और पैरेलल है, बोर्ड के प्लेन के पैरेलल भी है। तो 2 या 2 से अधिक वेक्टर जब किसी प्लेन में लाई करते हैं, जब किसी प्लेन में लाई करते हैं और प्लेन के पैरेलल होते हैं, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ये मान लेते हैं हमारा वेक्टर A हुआ, ये वेक्टर B हुआ, ये वेक्टर C हुआ, ये वेक्टर D हुआ। ऑल वेक्टर आर लाई इन वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C and वेक्टर D। all are lie in same plane, all are lying in same plane and parallel to the plane। ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। एक